नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। कर्मचारी फिर से अब हड़ताल पर जाने वाले हैं। 9 जुलाई से कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के अब बिगुल बजा दिया है। उनका कहना है कि 9 तारीख से वो लोग फिर से हड़ताल पर जाएंगे। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। संदीप सागवान जी हमारे साथ हैं। संदीप सागवान जी सर्व कर्मचारी संघ से भी हैं। क्या पद है सर आपका? उप महासचिव। उप महासचिव हैं। साथ ही जो एजुकेशन जो विंग है, एजुकेशन जो विंग है उसके अंदर जो हेमसा है, हेमसा के भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे 9 जुलाई की जो हड़ताल आपने रखी है, क्या क्या मुख्य मांगे आपकी हैं और क्यों ये हड़ताल की जाती है? बार बार कहा जाता है कि कर्मचारियों को और कोई काम ही नहीं है, रोज रोज हड़तालों पर बैठ जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस विषय में? दीपक जी, सबसे पहले आपके चैनल का दर्शकों का स्वागत है। इसके अलावा आपने जो चर्चा की है कि 9 जुलाई की देशव्यापी हड़ताल है। एक तो ये जो एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, अकेले कर्मचारी की नहीं है। इस हड़ताल में पूरे देश में कमा के खाने वाला जो तबका है, किसान है, मजदूर है, कर्मचारी, महिला, छात्र, वो सब अपनी अपनी मांगों को लेकर के एक दिन के लिए सड़क पे उतरेंगे। क्योंकि वो चाहे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार हो, सुनवाई नहीं कर रही है। इसको लेकर के ये एक दिन की पूरे देश के स्तर पे 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, उनके आह्वान पे ही हड़ताल है। जितने भी कर्मचारी संगठन है वो कहीं न किसी रूप में ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं। और अब की बार देखने को ये मिला है कि किसान मजदूर भी बड़ी तैयारी के साथ हड़ताल पे आ रहे हैं। और हमारा ये मानना है, अब तक की हमारी तैयारी है और जो संभावनाएं हैं बची हमारे पास तैयारी की, कम से कम 30 करोड़ जो कमेरा वर्ग है वो इस हड़ताल में उतरेगा। मुख्य डिमांड क्या है आप लोगों की? किन डिमांड को लेकर के इतनी बड़ी हड़ताल जो है वो की जा रही है? उसमें किसानों की भी मांग होगी, उसमें छात्रों की भी मांग होगी, उसमें कर्मचारियों की मांग होगी। तो क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं, क्या क्या मांगे ऐसी हैं, दर्शकों को क्या बताएंगे अगर सर आप? कर्मचारियों के स्तर पे हम बात करें, एक तो अभी तक 8वें वेतन का आयोग का गठन नहीं हुआ है। दूसरा, पूरे देश में ही नियमितीकरण की कोई नीति नहीं है। जो कर्मचारी जिस पोस्ट पे थोड़े वेतन में काम कर रहा है वहीं पे काम कर रहा है, न ही कोई समान काम समान वेतन है। और कर्मचारियों की वर्षों से जो सेवंथ पे कमीशन की वेतन विसंगतियां हैं वो भी आज तक दूर नहीं की गई हैं। और हरियाणा प्रदेश में तो आप देखेंगे कि 25 अगस्त 2014 का मंत्रिमंडल का फैसला है, जिसको हम एक समय में पंजाब के समान वेतनमान भी कहते थे। मतलब वो मंत्रिमंडल का जो फैसला है वो भी 11 साल बीत जाने के बाद आज तक लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक समय में कर्मचारी को आजीवन पेंशन मिलती थी, गंगा जी में फूल डाले जाने तक। और कर्मचारी ये भी कहता था कि हमारा तो सरकारी खर्चे पे सब्र का टिकट पक्का है, वो पेंशन भी बंद है। और पेंशन के स्तर पे आप देखोगे कि पूरे ही देश में वो चाहे विधायक है, मंत्री है, सांसद है, पूर्व सांसद है, पूर्व एमएलए हैं, वो आज भी पेंशन ले रहे हैं। वर्कलोड बना हुआ है, नियमित भर्ती नहीं है। भर्ती है तो आउटसोर्स पे है, डीसी रेट पे, ठेके पे है। पूरे देश के जो कर्मचारी हैं, जो कमेरा वर्ग है, वो सांझी मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहा है। और आप देखेंगे कोई न्यूनतम वेतन भी फिक्स नहीं है, मर्जी है, किसी को कुछ दिया जा रहा है, किसी को कुछ दिया जा रहा है। और अब तो बड़े स्तर पे महकमों से छटनियां भी जारी। अच्छा, आप तो शिक्षा विभाग से हैं, क्लरिकल यूनियन से हैं। आपके विभाग की क्या क्या डिमांड्स हैं और कब से लंबित हैं? और जिस हिसाब से पिछले दिनों आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था काफ़ी दिनों तक, लगभग 26-27 दिन, 28 दिन तक लगातार आप लोग 1 महीने तक बैठे रहे थे। हालांकि कुछ मिला नहीं था और वैसे ही उठ करके वापस लौट गए थे। क्या लगता है अब आपको, जब इतने दिन हड़ताल होने पर भी कुछ नहीं मिला, तो अब क्या मिलने की उम्मीद है? देखिए दीपक जी, आपने चर्चा की है कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है ये टोटल जो कर्मचारी की संख्या है उसका 25% है। और ये सभी महकमों में काम करते हैं। उच्च डायरेक्टरेट है, सेक्रेटरेट है, बोर्ड है, निगम है, कारपोरेशन है, स्कूल है, विश्वविद्यालय, सभी में काम करते हैं। और ये एक ऐसा कर्मचारी है जिसको नौकरी में आने के बाद जो एनुअल इंक्रीमेंट, जिसको वार्षिक वेतन वृद्धि करते हैं, वो भी एक टेस्ट पास करने के बाद इनको लगती है। दूसरा, इनका जो काम है वो अलग प्रकार का काम है, बहुत ही टेक्निकल काम है।
और उसके बावजूद भी सरकार हो, विभाग हो, अफसरशाही है, उसको टेक्निकल भी नहीं मानते हैं। और इसका जो वेतन है इसके काम के आधार पे, वो इसका वेतन भी बहुत कम है। क्योंकि एक समय में जो सेवंथ पे कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हुई तो हम लड़ते थे, मांग करते थे, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य है, तो पड़ोसी राज्य में वेतन यहाँ के मिनिस्टर स्टाफ से, पुलिस के विभाग के कर्मचारी से ज़्यादा था। इस मांग को लेकर के हमने लगातार एक बड़ी लड़ाई भी बढ़ी। 2012 में कुरुक्षेत्र में बड़ा आंदोलन हुआ, और आंदोलन के दौरान में चुनाव नज़दीक थे, तो 25 अगस्त 2014 को मंत्रिमंडल का फैसला भी लागू हुआ, लेकिन वो सरकार टस से मस नहीं हुई। पहले तो उसको कह दिया कि अभी भाई इसको होल्ड पे कर दिया, समय लगे, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जहाँ तक हम शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग में अभी हम पीछे माननीय एसीएस महोदय के साथ मीटिंग करके आए 9 तारीख की, तो उसमें शिक्षक के मुद्दे भी थे, गैर शिक्षक के मुद्दे भी थे। कुछ विभागीय समस्याओं पे तो आश्वासन वहां से हमारे को मिला है कि हम 1 माह के अंदर इसका समाधान कर देंगे। वो सिर्फ मात्र आश्वासन है, ऐसे आश्वासन पहले भी मिलते रहे हैं। जहाँ पे जो नीतिगत मामले हैं, पॉलिसी जो मैटर हैं, उस पे अधिकारी टस से मस नहीं हो रहे, और लगभग मांगों को ये कह के पल्ला झाड़ देते हैं कि रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया हमने पूरी कर दी। और हमारा ये मानना है कि रेशनलाइजेशन का मतलब है कि सीधे तौर पे जो पहले से स्वीकृत पोस्ट हैं उन पे कैंची चलने की संभावना है। अच्छा, मतलब पोस्टर को और घटाया जाएगा। जी जी जी। कितनी और घटने की संभावनाएं हैं? स्टेट में कितने कर्मचारी हैं आपके, क्या लगता है आपको? दीपक जी, आप देखेंगे, हम जब भर्ती हुए 2001 में, ये जो शिक्षा विभाग है ये 3 टायर एजुकेशन बोलते थे इसको। 1 से 5, 6 से 10, 11 से 12, इसी रूप में दफ्तर होते थे। आप देखेंगे 1 से 5 के बीओ दफ्तर हुआ करते थे, 6 से 10 के एसडीओ दफ्तर हुआ करते थे, और 9 से 12 के डी ऑफिस होते थे। फिर सरकार ने इसको 2 टायर एजुकेशन कर दिया 2006 में। पहली से 8वीं, 9वीं से 12वीं, उसी के हिसाब से दफ्तर स्थापित कर दिए। वो जिला के स्तर पे भी कर दिए और राज्य के स्तर पे भी कर दिए। अब सरकार ये जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके आधार पे इसको लागू करते हुए बड़ी तेजी से ये जो शिक्षा विभाग का जो ढांचा है, स्कूली जो शिक्षा है, इसको सिकोड़ना चाहते हैं। और उसको 1 टायर एजुकेशन का नाम, 1 टायर एजुकेशन रहेगी। पहले 3 थी, फिर 2 और 1। 1 टायर एजुकेशन का मतलब ये है कि इनका ये मानना है कि क्लस्टर स्तर पे आप उसको कह सकते हैं, पूरे प्रदेश में लगभग 1450 क्लस्टर पे स्कूल रहेंगे। अच्छा। 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, 5 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होगा। एक समय में तो कह देंगे ये स्कूल इसके अंदर आता है, मिडिल है, प्राइमरी है, और धीरे धीरे उनको मर्ज कर रहे हैं। उनको मर्ज करके वो पूरे एक स्कूल का रूप दे देंगे। इससे हमारा ये मानना है, और ये हम जो बीओ दफ्तरों में हमारे जो कर्मचारी काम करते हैं, अभी जो प्रमोशन हुई है क्लर्क से असिस्टेंट की, तो प्रमोशन में स्टेशन अलाट करते समय बीओ के दफ्तरों की पोस्ट को कैप्टी कर दिया। अच्छा। इसका मतलब विभाग ने ये मान लिया कि बीओ दफ्तर में कोई काम नहीं है। तो हमें ये भी महसूस होता है, ये 1 टायर एजुकेशन के नाम पे स्कूली ढांचा 1 से 12 का क्लस्टर, 5 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होगा, और बीओ के दफ्तरों पे भी कैंची चलाने की योजना है। क्लस्टर पे एक स्कूल, बीओ के दफ्तर बंद, और डीओ और डीडब्ल्यू जो दफ्तर हैं इकट्ठे हैं, वो अलग अलग 1 से 8 और 9 से 12 है। उनमें से भी एक ही 1 से 12 का दफ्तर रहेगा। इसी आधार पे राज्य स्तर पे 1 से 8, 9 से 12 का डायरेक्टर एलिमेंट्री और सेकेंडरी, उसको भी एक करने की योजना है। ये जो सारा रेशनलाइजेशन का जो ड्रामा है, इस पे हमने कुछ एक्सपर्ट की जो राय ली है, लगभग 32,000 पोस्टों को समाप्त करने की गहरी साजिश है। ये 9 तारीख की मीटिंग करते समय हमने कुछ अधिकारी से जानना भी चाहा। हम अपना पक्ष भी रख के आए हैं और उनका सुन के भी आए हैं। वो पूरा रेशनलाइजेशन के नाम पे पूरा उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर रखा है। दूसरा, आप देखेंगे इसी शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की पहले पावर, अधिकार जनता के पास भी थी। जनता भी किसी अच्छे कर्मचारी को रखना चाहती थी, विरोध कर लेती थी कि उस हेडमास्टर की बदली नहीं होनी चाहिए, भाई इस कर्मचारी की बदली नहीं होनी चाहिए। आज ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है, इसके शिकंजे में जो भी कर्मचारी फंस गया, पहले तो उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया, स्टेशन की ऑप्शन आ गई, फिर स्टेशन अलाट करते समय
बहुत सी पोस्टों को कैप्टी कर लेते हैं। हम्म, मतलब एक कर्मचारी को 250, 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। शिक्षा विभाग क्लरिकल की तो हमारे को याद है आज भी 2020 में ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव चला था। अलग से कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं थी। जो टीचर की ट्रांसफर पॉलिसी थी वही मिनिस्ट्रियल स्टाफ पे जबरन थोप दी और मिडिल स्कूलों की पोस्ट को कैप्ट कर दिया। 250-300 कर्मचारी दूर दराज चले गए। डबवाली का कर्मचारी 9 मेवात में चला गया। हम्म। ऐसे ऐसे कर्मचारी हमारे को देखने मिले। उनके घर में कैंसर के पेशेंट हैं, वो खुद कैंसर से पेशेंट हैं। सर, आपने बीमारियों का जिक्र किया, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि अगर किसी कर्मचारी को कोई बीमारी लग जाती है तो उसको अलग से नंबर दे दिए जाते हैं ताकि उसको ज़्यादा दूर तक ना जाना पड़े। दीपक जी, सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सरकार आज क्या कहती है, कल क्या कहती है। अब बीमारी है, बीमारी की कोई समय सीमा नहीं है। आज कर्मचारी स्वस्थ है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है, परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, उसको अंक नहीं मिले। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीना, साल के बाद घर में कोई घटना घट गई, वो खुद बीमारी से ग्रस्त हो गया, परिवार का सदस्य लाइलाज श्रेणी में आ गया, उसके बाद तो नंबर नहीं मिलेंगे। हमने पूरे प्रदेश में पूरे 119 ब्लॉक हैं, हमने मीटिंग की है। मीटिंग करते समय साथियों के बड़े सवाल आए हैं हम्म, कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार 5 साल बीत जाने के बाद हमने डायरेक्टर दफ्तर पंचकुला पे, शिक्षा मंत्री आवास पे बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद न तो कोई सुनवाई हुई, न ही वो ट्रांसफर ड्राइव चलाया गया। जो कर्मचारी जहाँ पे बैठा था वहीं हुआ है। दूसरा दीपक जी देखिए, शिक्षा विभाग जो फील्ड है, शिक्षा विभाग फील्ड का जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का जो कर्मचारी है, वास्तव में उसका शोषण है। यहाँ पदोन्नति के अवसर नहीं है, वेतन नहीं है, पेंशन नहीं है और पदोन्नति के अवसर भी नहीं है। तो आपने शिक्षा मंत्री जी से बातचीत की है कि हाँ भाई, आप ही के विभाग के अंदर कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी तो विभाग के मंत्री के पास ही जाएगा और मंत्री जी को ही तो जो है ना कुछ कार्रवाई करनी होगी। भाई क्यों कर्मचारी, उन्हीं क्योंकि वो खुद नेतृत्व कर रहे हैं शिक्षा विभाग का। अगर उनके महकमे के कर्मचारी दुखी हैं तो इसका मतलब तो फिर वो क्या खुश रह पाएंगे। अभी हम पिछले सप्ताह मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, एससीएस से हमारी मुलाकात हुई है, डायरेक्टर सेकेंडरी से हमारी मुलाकात हुई है, एडिशनल डायरेक्टर के साथ मुलाकात हुई है। 30 तारीख को हमारी मीटिंग हुई है, 9 तारीख को फिर मीटिंग हुई है। हमने हमारा मांग पत्र का जो पक्ष वो ठोक बजा के रखा है, हो जाएगा, ये पाइपलाइन में है, इतने दिन में हो जाएगा, यहाँ पे वर्कलोड बना हुआ, इस तरह का करके टाल देते हैं। एक बार आंदोलन के दबाव में सहमति बन जाती है, फिर वो काम बनता नहीं है। अभी आप देखेंगे कि क्लास 4 से क्लर्क प्रमोट किए हैं। 488 पद शिक्षा विभाग फील्ड में क्लर्क की पोस्ट वैकेंट है, मात्र 90 की प्रमोशन की है। और प्रमोशन करते समय आप देखेंगे बीओ दफ्तर की सारी पोस्ट कैप्ट, डीओ की पोस्ट कैप्ट, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की पोस्ट भी कैप्ट। ओनली पीएम श्री मॉडल संस्कृति स्कूल की पोस्ट खोली गई है। 90 कर्मचारी की प्रमोशन की, 106 पोस्ट खोल दी, उसके लिए 106 ऑप्शन बचा। पहली बात तो 25-30 साल के बाद वो क्लर्क बना, उसका सपना था। और चपरासी से क्लर्क बनना एचसीएच से आईएएस बनने के बराबर है। कोई एचसीएच से आईएएस फॉरगो करता है? नहीं करता। उनको पदोन्नति के अवसर के समय स्टेशन दूर मिले, वो पोस्ट कैप्ट कर ली, 300-350 किलोमीटर दूर। 90 में से 23 कर्मचारी जो क्लर्क बने थे वो फॉरगो कर गए, उनका सपना ही टूट गया। उसके बाद आप देखेंगे क्लर्क से असिस्टेंट, 178 पद खाली, 178 पद, और प्रमोशन की 49 की। उनको भी स्टेशन अलॉट करते समय, क्योंकि असिस्टेंट की जो पोस्ट है ब्लॉक में है, डीओ डीडब्ल्यू में है, फिर बीओ दफ्तर की पोस्ट कैप्ट कर ली, उनको सिर्फ डीओ दे दिया। उसमें भी बहुत से हमारे कर्मचारी, कोई 250 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर दूर गया, उसमें से भी 3 कर्मचारी फॉरगो कर गए। वो लगातार 10-12 दिन से वो प्रयास करते रहे, एमएलए के पास, मंत्री के पास, अधिकारी के पास, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। ओवरऑल शिक्षा विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कर्मचारियों का भारी शोषण है।
इस विभाग में कोई पदोन्नति का अवसर नहीं है। 32 साल के बाद एक क्लर्क असिस्टेंट बनता है। और देखिए, असिस्टेंट बनने के बाद डिप्टी, जब वो 37 साल का होगा तब डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनेगा, और 40 साल का होगा तो सुपरिटेंडेंट लगेगा बनेगा वो। मतलब शिक्षा विभाग में क्लर्क अगर 18 साल का भर्ती होगा तो सुपरिटेंडेंट तक बनेगा। अन्य महकमों में, इवन शिक्षा विभाग का जो डायरेक्टर दफ्तर है उसमें भी 31-32 साल के बाद एक मामूली क्लर्क डिप्टी डायरेक्टर क्लास 1 राजपत्रित अधिकारी बन जाता है। यहाँ पे इशू है। इस सारे इशू को लेकर हमने हरियाणा प्रदेश में शिक्षा विभाग की तालमेल कमेटी भी बनाई है। जो स्कूलों में काम करते हैं, हमारे बीओ के दफ्तर में, डीओ के दफ्तर में कर्मचारी काम करते हैं, क्लास 4 से लेकर के प्रिंसिपल, मिनिस्ट्री स्टाफ का सारा हमने इसमें कर्मचारी, क्लास 4 का कर्मचारी, इसको लेकर के तालमेल कमेटी का हमने गठन भी किया है। हमारी समझ इसलिए विकसित हुई है कि जब सरकारी स्कूली ढांचा नहीं रहेगा तो फिर हमारा रोजगार भी नहीं रहेगा, फिर प्रमोशन कैसे होंगी, फिर वेतन भत्ता का सवाल कैसे रहेगा, पेंशन कैसे मिलेगी। तो हम औरों से थोड़ा सा जागरूक होकर इस तरफ भी हम बढ़े हैं। और हमारा प्रयास है अब की बार रीच टू रीच। हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के जो स्कूलों को बंद करने की जो योजना है, इस पे रोक लगाने के लिए हम प्रत्येक स्कूल के कर्मचारी से, दफ्तर के कर्मचारी से जाकर के मिलेंगे और हम व्यापक एकता का प्रयास करते हुए, क्योंकि 9 जुलाई की जो हड़ताल है वो अकेले कर्मचारी की हड़ताल नहीं है, वो देशव्यापी हड़ताल है। तमाम कमेरा जो तबका है, जिसको जिस चीज की तकलीफ है, उसकी मांग है, उसका मांग पत्र को लेकर के वो रोडों पे उतरेगा और केंद्र और राज्य सरकार को दिखाएगा कि वास्तव में परेशानी है और सरकार हमारी सुनवाई करे। इसको लेकर के हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। जिला स्तर पे इस सप्ताह में पूरे प्रदेश में जिला स्तर पे विस्तारित मीटिंग करेंगे, उसके बाद ब्लॉकों में मीटिंग करेंगे और हम जत्थे चला करके भी जन जागरण अभियान चलाते हुए प्रत्येक कर्मचारी तक हम सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पे पर्चा लेकर के हमारी जाने की योजना है। मतलब 9 तारीख की आपकी हड़ताल है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल। आपकी मांग को क्या लगता है, क्योंकि हड़तालें तो बहुत बार आप लोगों ने की भी है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। तो अब क्या लगता है आपको, इस बार सरकार कुछ मानने के मूड में है? और अगर सरकार नहीं मानती तो फिर आगे आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे। दीपक जी, आप देखेंगे, आप कहते हैं कि हड़ताल तो करते रहे, हड़ताल प्रदर्शन से कुछ नहीं होता। हमने हड़ताल से, आंदोलन से बहुत चीज़ें हासिल की हैं। आप देखेंगे, मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी है, सीसीएल है, एलटीसी है, ये सारे संघर्ष की देन है जी। एसीपी 2014 की हड़ताल तो आपको भी याद है, हमारे को भी याद है। हड़ताल, चुनाव थे 21, 22, 23 जनवरी, 3 दिन की प्रदेश व्यापी हड़ताल हुई थी। चुनाव नजदीक था, एक रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनी जिसमें 17,500 कच्चा कर्मचारी पक्का हुआ। इवन उसमें से 5,500 मिनिस्ट्रियल स्टाफ का कर्मचारी भी पक्का हुआ, जो डायरेक्टरेट में, सेक्रेटरीट में, बोर्ड में काम करते थे, आज हमारे साथ वो यूनियन में काम कर रहे हैं। एसीपी 10, 20, 30 था, वो 8, 16, 24 हुआ। ये संघर्ष की देन है। शिशु शिक्षा भत्ता, ये भी संघर्ष की देन है। ये जो खाली पदों पे जो भर्ती है, ये भी संघर्ष की देन है। एक समय में एक्स ग्रेशिया बंद हो गई थी, 2005-6 में एक्स ग्रेशिया बिल्कुल बंद ही हो गई थी। 2019 की जो हड़ताल थी, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के तले एक शर्त आधारित एक्स ग्रेशिया नीति भी बनी है। एनपीएस के कर्मचारी को ग्रेजुएटी नहीं मिलती थी, वो भी सांझे संघर्ष की देन है। तो सांझे संघर्ष के बलबूते, जैसे आप सवाल आम कर्मचारी करता है क्या मिला है, आंदोलन बेकार नहीं जाता। आंदोलन से कार्यकर्ता तैयार होते हैं, सरकार के पटल पे हमारी मांग जाती है, सत्ता पक्ष ना बोले विपक्ष जरूर बोलता है, एक आंदोलन का दबाव बनता है। उस दबाव में कुछ न कुछ संभावना हमारी बनी रहती है और कर्मचारी के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। वो अपनी मांगों को जब तक वो खुद नहीं उठाएगा, वो लड़ेगा नहीं, तो अपने आप उसको थाली में परोस के। तो अब आगे क्या स्टैंड रहेगा अगर आपकी 9 तारीख की हड़ताल में कुछ, चलो वो तो खैर भविष्य की बात है कि सरकार देगी या नहीं देगी, लेकिन आप लोगों का क्या स्टैंड है? क्या जो है नीति बनाई गई है? अगर सरकार सुनवाई नहीं करती तो फिर आगे सर्व कर्मचारी संघ क्या करेगा? दीपक जी, हम आंदोलन के फौरन बाद समीक्षा करते हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जो कहता है वही करता है और जो करता है वही कहता है। हड़ताल के फौरन बाद
हम पहले अपने राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग करते हैं, उस हड़ताल की समीक्षा करते हैं, इसमें क्या पाया, क्या खोया, क्या सीखा। उसके बाद जिला स्तर पे मीटिंग करते हैं, फिर ब्लॉक स्तर पे मीटिंग करते हैं, और एक एक कार्यकर्ता को जागरूक करते हुए। इस हड़ताल के फौरन बाद ये तो नहीं कि हड़ताल होगी उसके बाद आंदोलन नहीं होगा। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इस हड़ताल के बाद एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार करेगा। मतलब लोगों को आज से ही हम जागरूक कर दें कि 9 तारीख को हड़ताल है, आपने जो अपने काम करने हैं वो पहले कर लें या 9 तारीख के बाद करना, क्योंकि 9 तारीख को आप सरकारी दफ्तरों में ना जाएं, क्योंकि सरकारी दफ्तर हड़ताल पे रहेंगे। आज आज की जो सूचना है, हालांकि आगे क्या रहता है, हो सकता है सरकार आपसे पहले बातचीत कर ले, वो पहले ही जो है मेज़ के ऊपर बातचीत करके टेबल टॉक पे कुछ हो जाए, वो तो एक अलग बात होगी। लेकिन 9 तारीख को लोग अपने सरकारी दफ्तरों में किसी कार्य के लिए ना जाए, इसका आपका कहने का मतलब यही है। दूसरा दीपक जी, आप देखें, बिल्कुल सही करें आप। हरियाणा प्रदेश है वो प्रति व्यक्ति आय में, अभी पहले की सरकार तो 1 नंबर पे कहती है, अब ये भी कभी 1 नंबर पे कहते हैं, कभी 2 नंबर पे कहते हैं। हरियाणा प्रदेश में अलग से किसी प्रकार का कोई वेतन आयोग नहीं है। तो अब कर्मचारी को कम वेतन मिल रहा है, उसकी सुनवाई कहाँ हो? वेतन आयोग होता है उसकी सुनवाई। रेगुलाइजेशन की पूरी नीति नहीं है। वो बेचारा वर्षों से कच्चा कर्मचारी कच्चा ही काम कर रहे हैं। समान काम समान वेतन नहीं। देखिए आप, आज कर्मचारी को न्याय नहीं मिलता, वो कोर्ट में जाता है। बाकायदा जनवरी 2016 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सरकारी सेवा के क्षेत्र में कोई भी कर्मचारी काम करता है, उसका वर्क नेचर, उसकी क्वालिफिकेशन रेगुलर कर्मचारी के बराबर है, सरकार शोषण न करे, समान काम समान वेतन नहीं होगी। बिल्कुल, तमाम मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई है। संदीप सागवान जी हमारे साथ जुड़े थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हिम्सा के, जो कर्मचारियों की यूनियन है सर्व कर्मचारी संघ, उसके भी उप महासचिव जो है संदीप सागवान जी है। संदीप सागवान जी का कहना है कि 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल, राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है वो होगी, और इन्होंने अपनी डिमांड्स जो है वो भी बताई हैं। इनका कहना है कि कर्मचारियों के जो शोषण है वो लगातार चल रहे हैं, कर्मचारियों के शोषण के विरुद्ध अब इनकी लड़ाई जो है वो इनके द्वारा लड़ी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।